हेलो बच्चों, SRY क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो पहला अध्याय है विलियन या इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं जिसको, उसका 6वां भाग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप इसका पहले वाला भाग देख लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो हम पिछले भाग में हम लोगों ने बात की थी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी। ठीक है, स्थिर क्वाथी ये क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ये मान लिए हम कि 90% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, सपोज दैट, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अब पता चला कि हम जब गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, अगर गर्म कर रहे हैं तो इसका अगर वाष्प जो है, ठीक है, वाष्प जब बन रहा है वो भी कितना परसेंट है, उसमें भी 90% ही क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशनों को कहा जाता है स्थिर क्वाथी। सामान्यतः हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनकी द्रव प्रावस्था व गैस प्रावस्था में संगठन समान होता है उसको कहते हैं स्थिर क्वाथी। ठीक है, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन जो है समान होता है और एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, इनको कहा जाता है स्थिर क्वाथी। ठीक है, राइट। अब ये दो तरह के होते हैं, स्थिर क्वाथी दो तरह के होते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब हम लोग पढ़ते लेते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कब कहेंगे, तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी उस विलयन को कहेंगे, उस सॉल्यूशन को कहेंगे जो राउल्ट के नियम से बहुत ज़्यादा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, उसको कहेंगे हम लोग न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट के नियम से, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका जो वाष्प दाब है जो राउल्ट के नियम से अपेक्षित है कि इतना आना चाहिए, यदि उससे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक, इसका अगर उदाहरण देखें हम लोग तो शर्कराओं के किण्वन से जो एथेनॉल प्राप्त होती है हम लोगों को, जब उसका हम लोग एथेनॉल प्राप्त होती है और जल का जो मिश्रण है, एथेनॉल और जल का जो मिश्रण है, अगर उसका हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन, ठीक है, तो उससे जो एथेनॉल हम लोग को प्राप्त होगी वो कितनी परसेंट होगी, 95% होगी। ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम लोग उसको हीट करते जाएं, ठीक है, तो वो जब वाष्प अवस्था में जाएगी तो उसका भी संगठन कितना होगा, 95%, उसमें भी एथेनॉल होगी, 5% वाटर ही रहेगा, यानी वाष्प प्रावस्था में भी 95% एथेनॉल, ठीक है, रहेगी और द्रव प्रावस्था में भी 95% एथेनॉल रहेगी। तो ये एक स्थिर क्वाथी बनाएगा जो होगा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, अब अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी किसको कहते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा कि ऐसे विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनको कहा जाता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, स्थिर क्वाथी। अब इसमें क्या है कि नाइट्रिक अम्ल एवं जल का स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल और जल को अगर हम लोग मिला करके, ठीक है, संगठन में जो नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और जल का जो मिश्रण होता है उसमें 78% नाइट्रिक अम्ल होता है और शेष क्या होता है, जल होता है। अगर इसको हम लोग हीट भी करते हैं तो जो वाष्प अवस्था में जाएगा उसमें भी नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज कितना होगा, 68% और वाटर का जो कंपोजिशन वो कितना होगा, 32% होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, क्योंकि राउल्ट के नियम से बहुत ही ज़्यादा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब हम लोग समझ ही रहे हैं कि जो राउल्ट के नियम से जो अपेक्षित वाष्प दाब है उससे जो इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब है वो बहुत ही कम आता है, तो उसको कहेंगे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक, राइट। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, यहाँ पे दो शब्द है, अणुसंख्यक, ठीक है, गुणधर्म।
तो इसका जस्ट ये है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जितनी मात्रा में हम लोग क्या मिलाते जा रहे थे, विलेय मिलाते जा रहे थे, उसका जो ठोस का जब हम लोग पढ़ रहे थे द्रव में विलयन, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जितना ही ज़्यादा ठोस मिलाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा विलायक का वाष्प दाब जो है वो कम होता जाता है। यानी कि जो वाष्प दाब है वो डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में विलेय जो है घोला जा रहा है, इस पे नहीं डिपेंड करता कि कौन सा विलेय घोला जा रहा है, चाहे वो चीनी हो चाहे नमक हो, कोई भी विलेय हो, ठीक है, कोई भी विलेय हो, अगर सबका इक्वल अमाउंट में अगर हम लोग घोलेंगे, उसको एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सबका वाष्प दाब इक्वल, मतलब इक्वल, सबके वाष्प दाब में इक्वल कमी आएगी, ठीक है। यानी ये जो वाष्प दाब जो गुण है वो कैसा गुण है, अणु संख्या गुणधर्म, जो किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर। तो सिंपली हम लोग वो कह सकते हैं कि विलयन का वह गुणधर्म जो विलायक के अणुओं की संख्या तथा विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, वो कहलाता है हमारा अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे वाष्प दाब किस पे डिपेंड कर रहा था, अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या और विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब से संबंधित जितने भी गुणधर्म हैं, जो ऐसे गुणधर्म जो जिनका जो संबंध है वाष्प दाब से है, वो सभी अणुसंख्यक गुणधर्म के ही अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पहला जो है वो विलायक की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कमी, ठीक है। तो ये चूँकि वाष्प दाब, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कैसा गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। और वाष्प दाब से संबंधित जितने भी गुणधर्म है, जैसे दूसरा जो है वो विलायक के हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो चूँकि जो हिमांक है ये भी संबंधित होता है किससे, वाष्प दाब से ही होता है, तो इसको भी हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तीसरा है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वथनांक है ये भी वाष्प दाब से संबंधित होता है, इसलिए ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अगला जो है विलयन का परासरण दाब, तो परासरण दाब भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये 4 गुणधर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज केवल हम लोग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कमी। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन जो भी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि विलेय, अगर ठोस विलेय कोई मिलाते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये लोग हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, किसी विलायक का जो विलयन में वाष्प दाब होता है, ठीक है, शुद्ध वाष्प विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब राउल्ट ने क्या सिद्ध किया कि वाष्प दाब का जो अवनमन है वो किस पे डिपेंड करेगा, विलेय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करेगा, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा कि क्या मिला रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कितना अमाउंट में मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि नहीं, अगर हम लोग वहाँ पे एक सॉल्यूशन हो हमारे पास, ठीक है, एक सॉल्यूशन हो जिसमें एक मान लेते हैं विलायक है और एक विलेय हमने घोला है जिसको मान लिया कि वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, राउल्ट के नियमानुसार कि जो P1 है वो इज इक्वल टू P01 इंटू x1 हो जाएगा। चूँकि जो विलेय है क्या है, ठोस है, इसलिए इस टोटल विलयन का जो भी वाष्प दाब होगा वो किसके कारण होगा, केवल और केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होगा। तो इस टोटल विलयन का जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। हमको पता क्या करना है कि कमी कितने की हुई, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, P01। अब विलयन बनने के बाद कितना हुआ, P1। तो P01 में से अगर हम लोग P1 लेस कर दें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने की कमी हुई, ठीक है। तो उसको विलायक के वाष्प दाब में जो अवनमन है यानी डेल्टा P1 है उसको हम लोग इस तरह से देंगे कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1, ठीक है। और P1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, P01 इंटू x1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग P01 जो है कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस x1। और हम लोगों ने देखा था क्या कि जो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग x2 पता करना चाहें तो इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 माइनस x2, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू हो जाएगा
1 माइनस x1, तो x1 की जगह 1 माइनस x1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2। x2 क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। अब ये बता रहा है कि जो विलयन का वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब में अंतर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो कमी हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगा, विलय के मोलों पर डिपेंड करेगा। यानी जितना ही ज़्यादा हम लोग विलय मिलाते जाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा विलय मिलाते जाएंगे तो उसी के अनुसार जो विलयन का वाष्प दाब है वो भी कम होता हुआ चला जाएगा। अब चूंकि हम लोग को पता क्या करना, ये क्या है, ये केवल कमी कितनी की हुई ये है, हम लोग को पता क्या करना, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यानी शुद्ध प्रेशर की तुलना में कितना कम हो रहा है ये पता करना है। तो उससे के लिए क्या करेंगे, डेल्टा P1 बाई P01, ये अब हम लोग को अनुपात पता चल जाएगा कितना कमी हो रही है। डेल्टा P1 किससे दिया जा सकता है, P01 माइनस P1 बाई P01, इसको कर दिए। अभी हम लोगों ने निकाला था कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2 बाई P01, राइट। अब क्या है कि जो P01 माइनस P1 ये है, अब ये किसके, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x2 बचेगा, राइट, x2 बचेगा। अब अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो x2 क्या है, विलय के मोलों की, विलय का मूल अंश है। तो विलय का जब मूल अंश निकालते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि विलय के कणों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या कितनी है। तो चूंकि हम लोग विलय को हम लोगों ने 2 माना है, तो उसका मूल अंश, उसका जो मोलों की संख्या हो गई N2 हो गई, और विलायक का N1 मोलों की संख्या प्लस N2 विलय के मोलों की संख्या, यानी विलयन में टोटल मोलों की संख्या ये हो गई और विलय के मोलों की संख्या ये हो गई। अब हम लोग चूँकि जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे आणविक द्रव्यमान, जो भी है उसका आणविक द्रव्यमान वो, ठीक है, जो भी होता होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि हम मान लें कि विलयन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, तनु है। कैसा है, बहुत ज़्यादा तनु है। तनु का मतलब ये हो गया कि उसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे, अगर इस दोनों की तुलना करें तो देखें कि N2 की जो वैल्यू है वो लेस एंड लेस देन 1 है, ठीक है, यानी N1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। अतः यहाँ पे N2 को अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P01 माइनस P1 बाई P01 बराबर N2 बाई N2 इज इक्वल टू N01। N01 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये जो मोलों की संख्या हो पेयर और पेयर विलायक की है, विलय के मोलों की संख्या यहाँ पे नहीं लगी हुई है, राइट। अब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा P1 माइनस P01 माइनस P1, N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 को लिख सकते हैं W2 बाई M2। इसी तरह N1 को क्या लिख सकते हैं, W1 बाई M1, ठीक है। तो इसको हम जो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा W2 इंटू M1, और ये इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा M2 इंटू W1, राइट। अब यही जो है, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन का है उसी का फार्मूला है। चूँकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे, अणुसंख्यक गुणधर्म तथा मोलर द्रव्यमान की गणना। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन यही होगा कि सब कुछ दिया होगा, पूछ लेगा कि नहीं M2 बताइए कि जो हम लोग विलय घोल रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान कितना है। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है और 0.5 ग्राम एक अवाष्पीय विद्युत अनापघट्य ठोस जो है 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है, 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना आ गया। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि कितना ठोस जो हम लोग घोले थे उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी क्या दिया हुआ है, P01 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.850 बार, राइट। दूसरा क्या दिया हुआ है, अवाष्पशील विलय का दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है हमारा W2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम। और फिर क्या दिया हुआ है कि बेंजीन का यानी W1 दिया हुआ कितना, 39 ग्राम, ठीक है, 39 ग्राम। और फिर
जब इसको घोला गया तो यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान यानी M1 भी दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, 78 ग्राम पर मोल। और विलयन का जो वाष्प दाब है यानी P1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.845 बार, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा है कि P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2, ठीक है, W2 इंटू M1, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। हमको पता क्या करना है M2, तो वैल्यू सबकी रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू सबकी रखेंगे तो P0 की वैल्यू कितना हो गई 0.850 माइनस P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.845 बार बटे 0.850 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है 0.5 ग्राम। जीरो 0.5 ग्राम गुणे जो M1 है कितना दिया हुआ है 78 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 78 ग्राम बटे W1 की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 39 ग्राम इंटू M2 हमको पता करना है। अब इसका अगर यहाँ पे गुणा करेंगे, इसका अगर वो करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 0.005 बाई 0.085 इज इक्वल टू, इसका हम लोग करेंगे तो जाएगा 39 बाई 39 इंटू M2, 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1 बाई M2 को इधर लाएंगे तो जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.850 था, सॉरी 850 बाई 0.005। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 बचा थी 5 से 1 जा 35 और 5 0, तो हो गया इतना ग्राम पर मोल। किसका आ गया, ये आंसर है M2, यानी जो विलेय जो हम लोगों ने घोला था उसका मोलर द्रव्यमान कितना है 170 ग्राम पर मोल, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वथनांक की उन्नयन की। तो सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक की परिभाषा क्या है। क्वथनांक की परिभाषा जैसे हम लोग पहले पढ़े, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उससे हम लोगों ने यही पढ़ा कि वह ताप जिस पर कोई जो द्रव है वो गैस अवस्था में चला जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी द्रव होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई द्रव है तो हर चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर लगा हुआ है 1 atm का प्रेशर कौन लगाया हुआ, वायुमंडल लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रखा है तो इस पर भी 1 atm का प्रेशर लगा, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल तभी बाहर जा पाएंगे जब इनका भी प्रेशर कितना हो 1 atm हो, अगर इससे कम है तो नहीं जा पाएंगे, राइट। तो क्वथनांक की यहाँ से परिभाषा क्या हुई कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो है, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसी ताप को कहेंगे हम लोग क्वथनांक, ठीक है। वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस विलयन का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। अब उदाहरण के स्वरूप समझते हैं कि जैसे जल का 373.15 केल्विन इसका क्वथनांक है, क्योंकि इसी ताप पर जल का जो वाष्प दाब है वो 1 atm या फिर 1.013 बार हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई विलायक था, ठीक है, विलायक था जिसका प्रेशर कितना था, इतना था। हम लोगों ने उसको गर्म किया और इतने टेम्परेचर पे जा कर के वो क्या हुआ, शुद्ध विलायक जो है वो वाष्प अवस्था में चला गया। क्लियर से बात समझ में आई। अब क्या करेंगे कि अब जो इसका वाष्प दाब पहले कितना था, इतना था, अब जैसे ही हम लोग इसमें विलेय डालेंगे इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, ठीक है।
जब और कम हो जाएगा तो अब इसको मतलब गैस फॉर्म में लाने के लिए हमको और अधिक टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो मान लिया कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था जिसको T0B मान लिया, और ये विलयन का क्वथनांक है जिसको TB मान लिया हम लोगों ने। तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया इतने का। तो यही जो है क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। जो डिफरेंस आया वही क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसका अगर फार्मूला दिखाएं तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा T0B माइनस TB, और इसी को क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई तनु विलयन है तो वहाँ पे प्रयोग द्वारा ये पाया गया है कि जो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB है ये विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा TB जो है वो किसके समानुपाती है? मोललता के, राइट। अब यहाँ पे जब हम लोग हटाएंगे ये समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया गया वो है KB। अब KB क्या है? KB है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसको इवोल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मोललता के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोललता प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या किससे निकलेगी? भार बटे आणविक द्रव्यमान। और यहाँ पे विलायक का जो द्रव्यमान है वो हमको किस में चाहिए? kg में। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे जो लगा था किस में लगा? ग्राम में जनरली होता है, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में? किलोग्राम में चेंज करने के 1000 से भाग कर देंगे। और जब इसको हम लोग ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला है, तो कुछ ये मिलेगा हमको, ठीक है। अब यही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2, या फिर ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हमको M2 पता करना हो तो उसको उधर ले आएंगे, पक्षांतर करके ये जो है ये हो जाएगा क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग इसके संबंधित एक आंकिक प्रश्न देखेंगे और उसके आगे के जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।